अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 9 है डेफामेशन का पार्ट 2 हमने डिस्कस करना था, क्योंकि पास पेपर्स में हर क्वेश्चन डेफामेशन का आता है जिसमें वो पूछते हैं डिफेंसेस बताएं डेफामेशन में जो अवेलेबल होते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, डेफामेशन में जब भी डिफेंसेस की क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने जैसे मैंने बताया बिल्कुल इसी तरह अटैम्प्ट करना है। इसमें जो स्टूडेंट्स पहले डेफामेशन को एलेबोरेट करते रहते हैं दे आर ऑन द रॉन्ग साइड, बिकॉज उसने डेफामेशन का नहीं पूछा, उसने जस्ट आपको डिफेंसेस का पूछा है जो डेफामेशन के केस में अवेलेबल होते हैं। अब इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि डेफामेशन क्या है, कि जब कोई आपकी रेप्यूटेशन को इन द राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में हार्म करता है, डैमेज करता है, आपको आपकी जो सेल्फ इस्टीम है उसको लोअर कर देता है, तो उसको हम डेफामेशन कहते हैं। लेकिन बाकी आपका टोटली क्वेश्चन डिफेंसेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप डेफामेशन को ही एलेबोरेट कर देंगे तो यू विल नॉट बी हैविंग द एक्स्ट्रा शीट्स एंड यू विल नॉट बी हैविंग द टाइम टू ओवरकम दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन यही है आपका कि आप सिर्फ डिफेंसेस वाले क्वेश्चन को ही उस पर ही फोकस्ड रहें, उसी को अटैम्प्ट करें। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बता दिया है, मीनिंग में आपने हेल्सबरी लॉस ऑफ इंग्लैंड के मीनिंग है जो कि डिफेंसेस के ऊपर है। वो कहते हैं कि ऐसी जस्टिफिकेशन जो कि लॉफुल हो उन्हें हम डिफेंसेस कहते हैं, लॉफुल जस्टिफिकेशन को हम डिफेंसेस कहते हैं। इसके बाद डेफिनेशन की बात आती है तो वाटसन लॉ डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है कि राइट और इम्यूनिटी ग्रांटेड एज पर्टिकुलर बेनिफिट, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपको लाइबिलिटी से बाहर कर दे, लाइबिलिटी इम्पोज करने से ख़त्म कर दे, लाइबिलिटी आपके ऊपर इम्पोज नहीं करे, उसे हम डिफेंसेस कहते हैं। आप इसमें टॉट के जो आर्म डिफेंसेस की डेफिनेशन थी वो भी लिख सकते हैं, जिसमें वो कहता है कि जो डिफेंडेंट की स्टेटेड रीज़न होती है वाई द प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूटर हैज़ नो वैलिड केस स्पेशली टू प्रेजेंट, या उसका डिनाइल या आंसर, उसको हम डिफेंसेस कहते हैं। जो रूल्स ऑफ इम्यूनिटीज़ होते हैं जो कि लाइबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। रेलिवेंट लॉ की बात करें तो डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 का है जो कि डील करता है डिफेंसेस से भी और डेफामेशन से भी, उसको आप लिख सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन है 499 से लेकर 502 तक पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का, उसको भी आप लिख सकते हैं। उसमें भी डिफेंसेस बताए गए कि किन सर्कमस्टांसिस में अगर किसी ने डेफामेशन काज की भी है तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। अब डिफेंसेस हम बताते हैं, इसके 2 पोर्शन बनेंगे क्वेश्चन के। पहले 5 हेडिंग्स को एक्सप्लेन करने के बाद तकरीबन आपके 2 पेजेस कवर हो जाते हैं। उसके बाद 2 पोर्शन बनेंगे, पहले हम डिफेंसेस एक्सप्लेन करेंगे जो कि पाकिस्तान पीनल कोड में बताए गए हैं, उसके बाद हम डिफेंसेस एक्सप्लेन करेंगे जो कि डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 में बताए गए हैं। इन 2 एक्ट्स में जो जो आपके डिफेंसेस हैं उन सबको एलाबोरेट करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका टोटली क्वेश्चन बिल्कुल फोकस्ड रहेगा, जिस तरह एग्जामिनर ने पूछा है उसी तरह आपका आंसर बनेगा। आपने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी, उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। उसके बाद डिफेंसेस पाकिस्तान पीनल कोड में जो बताए गए हैं, सेक्शन जो 499 है ना, उसी में ही उसकी डेफिनेशन के बाद ये तमाम डिफेंसेस बता दिए गए हैं। सबसे पहला डिफेंस है इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ। हमने डेफामेशन के एसेंशियल्स में पढ़ा कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो फिर ही वो डेफामेशन होगी। लेकिन अगर जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया वो ये प्रूव कर दे कि मैंने ये काम फॉल्स नहीं बल्कि सच्चाई में किया है, ये आदमी वाकई में करप्ट है, ये आदमी वाकई में झूठा है, ये चोर है, तो फिर वो उसने डेफामेशन कॉज नहीं की, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी लॉ इम्पोज नहीं कर सकता, उसको कोई भी पनिश नहीं करवा सकता, कोई भी रेमेडी उसे अवेल नहीं की जा सकती। उसके बाद आता है कि अगर आपकी कोई पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट आप रिवील करते हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, तो आप उसकी रिपोर्ट देते हैं या आप उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन मूव करवाते हैं और आप उसमें लिखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट काम ने तरीके से नहीं कर रहा, ये काम चोर है, या कोई भी आप उसके खिलाफ कोई एलिगेशन लगाते हैं, तो उसमें भी आपके ऊपर कोई बार नहीं आएगा, क्योंकि आपने सच्चाई में उस पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट को रिवील किया है, तो आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी, एज अ डिफेंस यूज़ होगा। इसी तरह अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया कि जेली पीर है, उसकी आप जेलीनेस सबके लोगों के सामने बताते हैं, उसका कंडक्ट रिवील करते हैं, तो इस चीज़ में भी आप डेफामेशन के लिए लायबल नहीं होंगे। उसके बाद आता है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट से मुराद ये है कि कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग रिपोर्ट की जाती है, यानी कि डिफरेंट आपने लॉ के रसाले पढ़े होंगे, लॉ के जर्नल्स आपने देखे होंगे, जो वकीलों के चैम्बर्स होते हैं उनके पीछे बड़ी बड़ी किताबें होती हैं जिसके ऊपर PCRLJ, PLD, उसके बाद CCLC, ये डिफरेंट नेम्स लिखे होते हैं। तो ये सब कुछ वो होते हैं, वो जर्नल्स होते हैं, वो रसाले होते हैं जिनके अंदर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग जो है केस लॉज के साथ वो इलेबोरेट की गई होती है, एक्सप्लेनेशन लिखी होती है। तो उनकी पब्लिकेशन में अगर किसी इंसान को, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसको फांसी की सज़ा सुनाई हाई कोर्ट ने, तो अगर कोई पब्लिकेशन जो उसकी जो रिपोर्ट जो शाया हो रही है उसके अंदर उसको लिखा गया कि फ़लाँ बंदा नामी असलम है, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब कल को जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसकी फांसी की सज़ा ख़त्म होकर बिल्कुल उसे माफ़ कर दिया जाता है, उसे रहा कर दिया जाता है, बाइज़्ज़त बरी करार दिया जाता है।
अब वो क्या करे कि वो उसको सूट फाइल कर दे वो वाले जर्नल के जो ओनर है उसके खिलाफ कि इसने मेरी डिफामेशन की है, इसने मेरे खिलाफ लिखा कि फांसी मुझे होगी, जबकि ऐसा नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी उस पब्लिकेशन या उस जर्नल्स का जो ओनर है, जो राइटर है उसके ऊपर, क्योंकि उसने जस्ट जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उनको पब्लिकेट किया है, उनको उनकी पब्लिकेशन किया, उसने उस आदमी की डेफामेशन नहीं की, तो ये भी एज अ डिफेंस यूज़ होगा। उसके बाद आता है मेरिट्स ऑफ केस विटनेस। अगर जब हम कोर्ट की प्रोसीडिंग देखते हैं, जब केस को चल रहा है, तो जो वकील होते हैं अपोनेंट साइड के, वो विटनेस की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि ये विटनेस झूठा है या ये खरीदा हुआ है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो विटनेस, वो गवाह भी बाद में जाकर उस वकील को सू नहीं कर सकता कि इसने मेरी डेफामेशन की है, इसने मेरी इज्जत खराब की है, क्योंकि वो एक मेरिट्स ऑफ द केस में सब चीज़ें हैं। और वैसे भी एडवोकेट्स प्रिविलेज्ड होते हैं इस काम में, वो ऐसा कोई भी भुगतान उनकी इज्जत को लोअर करने के लिए बल्कि अपने केस के लिए करते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी डेफामेशन में। इसी तरह पब्लिक परफॉर्मेंस का कोई मैटर है, अगर आप पब्लिक एट लार्ज को बचाने के लिए उनके फेस में, उनकी गुड पीस एंड ऑर्डर में कोई काम करते हैं, किसी आदमी को कोई इल्ज़ाम दे देते हैं, किसी आदमी को कोई चोर करार देते हैं, करप्ट करार देते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी है, तो फिर भी आपके ऊपर जो बंदा ऐसा करेगा उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी लॉ इम्पोज नहीं करेगा। अगर आप गुड फेथ में कोई काम करते हैं, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपने किसी आदमी को बचाने के लिए आप प्रूव कर देते हैं कि मैंने इसकी, क्योंकि डेफामेशन में हमने पढ़ा था कि आपकी नीयत ये होती है कि आप अगले बंदे की इज्जत खराब करें, उसको कोई डैमेज करें, उसको कोई नुकसान करें, उसको जो राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं उनके सामने लोअर कर दें उसकी एस्टीम को, उसकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाए। तो अगर वो बंदा प्रूव कर दे कि मेरी इन सब में से कोई इंटेंशन नहीं थी, मैंने तो गुड फेथ में ये काम किया, मुझे समझ नहीं थी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या इसके नताइज होंगे, तो फिर उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी। उसके बाद सेकंड पोर्शन इसका आता है डिफेंसेस इन डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002। जैसे कि मैंने पहले इलेबोरेट किया कि डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 का जो है उसमें डेफामेशन को भी डिटेल में डिफाइन किया गया है कि डेफामेशन क्या होती है, उसके सेंशंस बताए गए हैं, केस आपने कैसे फाइल करना है, कैसे सू करना है अगली पार्टी को, क्या आपको रेमेडीज़ मिलेंगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी उस बंदे को, सब चीज़ें। तो उसमें डिफेंसेस का भी जिक्र किया गया है कि अगर कोई पर्सन जिसने डेफामेशन कास्ट किया लेकिन उसके पास लॉफुल एक्सक्यूजेज मौजूद हैं, उसके पास रूल्स ऑफ इम्यूनिटीज़ मौजूद है कि मैंने किन बिहाफ पर, किन केसेस पर, किन फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मैंने ये काम किया है, मेरी तो गलत इंटेंशन नहीं थी, तो वो क्या डिफेंसेस है वो सेक्शन 8 में डिफाइन करता है कि अगर वो ट्रूथ, जैसे हमने पहले पढ़ा उसमें पीपीसी में, कि अगर वो बताया कि मैंने ये जो इल्ज़ाम लगाया, जो मैंने ये पब्लिकेशन, ये ट्रूथ थी, ये सच्चा था, ये मैंने सच्चाई में कहा, ये वाकई में चोर है, ये वाकई में करप्ट है, तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं की जाए, उसका ये डिफेंस यूज़ हो सकता है। अगर वो कहे कि मैंने फेयर कमेंट में ये किया है, मैंने बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ किया, तो फिर भी उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब है वो इंसान जिसको लॉ ही ये इजाज़त देता है कि वो जिसको मर्जी डिफेम कर दे या जो मर्जी जिसकी मर्जी टांगे खींच ले, यानी कि आप देखेंगे एब्सोल्यूट, इसकी प्रिविलेज की दो काइंड्स होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट है जो टोटली तरीके से इन तमाम कामों से मुबर्रा है, वो जो मर्जी कहते हैं उसकी पकड़ नहीं होगी। जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, जब वो डिबेट करते हैं, जब वो, या आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जब वो अपने अपोनेंट की बात बयान करते हैं, उसको चोर भी कहते हैं, करप्ट भी कहते हैं, अपने अपनी मर्जी के नाम भी देते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, वो जो मर्जी करे लॉ उन्हें इजाज़त देता है। इसी तरह आपकी क्वालिफाइड प्रिविलेज है। क्वालिफाइड प्रिविलेज में आपके जजेस आ जाते हैं, आपके जो पब्लिक CSS के ऑफिसर्स होते हैं, उन सब चीज़ वो बंदे आ जाते हैं जो कि पब्लिक फेथ में, गुड वेलफेयर में काम कर रहे होते हैं, वो उनको भी लॉ प्रिविलेज देता है, उनको भी लॉ प्रोटेक्ट करता है। वो इस तरह के जो भी काम करें उनको डेफामेशन के केस में सू नहीं किया जा सकता। इधर के वो अगर वो आप ये बात प्रूव कर दें कि इसने वाकई में मेरे लिए पर्सनल, मेरी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाए, तो फिर सू किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इनको प्रिविलेज होते हैं, इनको सू नहीं किया जा सकता। सेक्शन 12 इसका बताता है डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 का, अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, पब्लिक एट लार्ज को आपने फ़ायदा देना है, उसके लिए आप किसी के ऊपर इम्पिटेशन लगाते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी। तो ये फॉलोइंग क्वेश्चन है आपके, मेरे ख्याल में 3 से 4 या 5-6 पेजेस आपके फुल हो जाते हैं अगर आप इन सबको एक्सप्लेन करें। ये पहले 5 हेडिंग्स आपके मस्ट है कि 2 पेजेस पे मस्ट आएंगे। उसके बाद डिफेंस का आप मैप बना रहे तो आपका 1 पेज गया, यानी कि 3 पेजेस हो गए। फिर जब भी आपको डिफेंसेस पीपीसी वाले एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम आपके 2 पेजेस हो जाएंगे, यानी कि 5 पेजेस, और फिर अगले की मैप बनाएंगे 6 पेजेस, और अगले दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपके 8 पेजेस और कंक्लूजन लिखने के बाद 9 पेजेस। तो ये 9 पेजेस का क्वेश्चन डिफेंसेस इन डेफामेशन। फिर से बता रही हूँ कि मिस्टेक रिपीट ना कीजिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने की थी तो मुझे इसका हमेशा भुगतना पड़ा था। डेफामेशन डिफेंसेस के वो डिफेंसेस पूछेगा डेफामेशन में, तो डेफामेशन को एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट आपने पहले 5 हेडिंग्स एक्सप्लेन करना और डायरेक्ट आपने हिट करना है जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, यानी कि डिफेंसेस को ही एलैबोरेट करना। जितना मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया, मेरा नहीं ख्याल कि कम होगा आपके लिए। इन्हीं को एक्सप्लेन करें, इजी क्वेश्चन है, मस्ट अटेम्प्ट करें। थैंक यू।